बर्मा यानी कि म्यांमार हमारा पड़ोसी मुल्क है। मतलब हमारे देश के जो कुछ राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम की जो सीमा है, जो स्थलीय सीमा है, वो म्यांमार से, बर्मा से मिलती हैं। लगभग 1600 किलोमीटर ज़मीन जो है, ज़मीनी सीमा, वो म्यांमार से मिलती है। मतलब म्यांमार जो है, बर्मा, वो हमारा पड़ोसी देश है। बहुत ही किस्मत ख़राब है म्यांमार के लोगों की। वहाँ की आज़ादी और वहाँ की ग़ुलामी के बारे में हाल ही में 2021 में, वहाँ पर 2021 में भी तख्ता पलट हुआ है। थोड़ा सा ब्रीफली उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके इतिहास के बारे में। उसके बाद ये जो ऑन्ग सान सू की को जो नोबेल प्राइज़ मिला था, जिसको लेने के लिए उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस जो गए थे, और उन्होंने जो वो नोबेल प्राइज़ एक्सेप्ट करते हुए जो स्पीच दी थी, जो भाषण दी थी, ये तो नहीं जा सकी क्योंकि ये जेल में बंद थी उस वक्त, इनको नज़र बंद करके रखा गया था। लेकिन इनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस गए थे, कहाँ, नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, वहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा था। दिसंबर 10, 1991 को इनको मिला था नोबेल प्राइज़। तो ये लेने के लिए इनके बेटे गए थे, तो इन्होंने उस नोबेल प्राइज़ को एक्सेप्ट करते हुए ये भाषण दिया था। तो नोबेल प्राइज़ बहुत बड़ा प्राइज़ होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइज़ होता है, वैल्यूएबल प्राइज़ होता है। वैसे तो सारे प्राइज़ ही वैल्यूएबल हैं, लेकिन नोबेल प्राइज़ की बात अलग है। तो वो जो प्राइज़ इनको मिला है, वो किन वजहों से मिला है, बर्मा की जो म्यांमार है उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले म्यांमार जो है वो भारत की तरह ही वो अंग्रेज़ों के गुलाम में था, अंग्रेज़ों के अधीन था। अंग्रेज़ों ने 3 बार युद्ध किया म्यांमार के साथ, बर्मा के साथ। उसके बाद पूरी तरीके से अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था उस पर। पहली बार जो है वो 1824 से 26 में हुई थी लड़ाई बर्मा के साथ अंग्रेज़ों की। उसके बाद 1852 में, और उसके बाद 1885 में जो लड़ाई हुआ, जिसमें बर्मा के राजा थिबो मिंग को हराकर पूरे बर्मा पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था। उसके बाद हुआ क्या, अंग्रेज़ों ने क्या किया, बर्मा को भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना दिया, और वहाँ पर भारतीय प्रशासनिक ढांचा जो है, जिस प्रकार से भारत में प्रशासन चलता था, जो शासन चलता था, वो ढांचा बर्मा पर भी लागू कर दिया गया। बर्मा के राज परिवार को निर्वासित कर दिया गया, स्थानीय शासन को हटा दिया गया, और फिर वहाँ पर भारतीय मजदूरों और व्यापारियों को ले जाकर वहाँ पर बसाया गया बर्मा में, जिससे वहाँ पर सामाजिक तनाव बढ़ गया। इसी प्रकार से ब्रिटिश शासन की स्थापना बर्मा में 1885 में पूर्णतया हो गई। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया। जापान अब वो उसे अपना उपनिवेश बनाना चाह रहा था। तब उस वक्त इनके जो पिता थे, जिनका नाम था आंग सान, ये इनकी एक सेना बनी थी, बर्मी राष्ट्रीय सेना। उन लोगों ने जापान का साथ तो दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, लेकिन उसके बाद जापान के इरादे जो थे वो नेक इरादे नहीं थे। वो इसको गुलाम बना करके उस पर कब्जा करना चाहते थे। तब फिर इनके पिता ने फिर से अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके बाद फिर जापान से आज़ादी मिली इनको। देख लीजिए, पहले अंग्रेज़ ने गुलाम बनाया, फिर जापान के अधीन गया, और फिर इनके पिता ने अंग्रेज़ के साथ लड़कर जापान से उसको मुक्त करवाया। तो फिर 1945 में ये जो बर्मा था, ये म्यांमार, ये फिर से ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में आ गया। लेकिन तब वहाँ पर अंग्रेज़ों से भी आज़ादी की मांग तीव्र हो गई, तेज हो गई। उसके बाद 1948 ईस्वी में बर्मा को स्वतंत्रता मिली, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज जो था, ब्रिटेन जो था, वो कमज़ोर हो चुका था और अपने औपनिवेशकों को छोड़ रहा था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और 1948 में बर्मा को भी आज़ादी मिल गई। इनके पिता और अंग्रेज़ों के बीच ये स्वतंत्रता का वादा हो गया था 1947 में। इनके जो पिता थे आंग सान, ठीक है, लेकिन 1947 ईस्वी में आंग सान की हत्या कर दी जाती है इनके पिता की। इसके बावजूद भी आज़ादी की प्रक्रिया रुकी नहीं, वो चलती रही, और 4 जनवरी 1948 को बर्मा को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। 4 जनवरी 1948 को अंग्रेज़ों से पूर्ण स्वतंत्रता बर्मा को मिल गई। 1947 में जब इनके पिता की हत्या हुई थी, तब ये मात्र 2 वर्ष की थी।
ठीक है। उसके बाद देखिए बर्मा आज़ाद हो गया, म्यांमार आज़ाद हो गया, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है 1962 ईस्वी में सैन्य तख्तापलट हो जाता है। मतलब वहाँ की जो सरकार थी उसको पलट दी जाती है और जो सेना था जनरल ने विन उसने तख्तापलट कर दी और खुद जो है वो उस राष्ट्र का सब कुछ एकदम महामहिम बन जाता है। मतलब यहाँ पर फिर से एक बार बहुत लंबे समय तक ये जो देश था वो सैन्य शासन के अंतर्गत रहा। उसके बाद इसमें जातीय संघर्ष, आर्थिक बदहाली, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा था और ये देश पूरी तरीके से पूरी दुनिया से कट गया धीरे धीरे। पहली बार तख्तापलट जो है उस 1962 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद फिर यहाँ पर राजनीतिक चुनाव वगैरह हुए, फिर शासन चला। उसके बाद फिर सरकार पलट जाती है। 1988 ईस्वी में फिर से दूसरी बार सैन्य तख्तापलट हो जाती है और इस बार सेना ने स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोरेशन काउंसिल के नाम से सत्ता संभाली। फिर से सेना जो थी वो इस यहाँ पर आकर के बैठ गई और उस 1988 में छात्रों, नागरिकों और भिक्षुओं ने बड़ा जन आंदोलन किया था, क्योंकि ये आंदोलन 1988 ईस्वी में हुई थी और 8 अगस्त 1988 ईस्वी में हुई थी। तो 8 अगस्त 8वां महीना होता है, तो इसलिए इस आंदोलन को 88 आंदोलन 88 आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें सेना ने कई लोगों को कुचल दिया, हजारों लोग मारे गए। आंदोलन जो लोगों ने किया उसको कुचल दिया गया। और 1988 में दूसरा तख्तापलट हुआ था और उसी के 3 साल बाद यहाँ पर देखिए वो अभी तक ये बंद हैं जेल में 1991 में। उसके बाद फिर जब इन्होंने आंदोलन किया, उसके बाद फिर जब सब कुछ ठीक हुआ तो फिर तीसरी बार सैन्य तख्तापलट हुआ वहाँ पर 2021 ईस्वी में, हाल ही में। और वहाँ पर उसमें जनरल मीन आंग हुएंग इसने और म्यांमार की सेना ने ये तख्तापलट किया था। 2015 में और 2020 में लोकतांत्रिक चुनाव भी हुए थे, जिसमें आंग सान सू की जो पार्टी थी NLD उसने भारी जीत दर्ज की थी। अब सेना को डर था कि उसका प्रभाव खत्म न हो जाए, इसलिए फिर से सेना ने दमन किया और हजारों लोग मारे गए और उस लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इतनी बार तख्तापलट, इतनी बार इतने आंदोलन, इतने जल आंदोलन, वहाँ के लोगों का जीवन जो है वो पूर्णतया संघर्ष में बीता है। उसी संघर्ष में लोगों के लिए अंधेरे में रोशनी का काम करते हुए आंग सान सू की ने बहुत यातनाएं झेली और बहुत संघर्ष किया। तो उन्हीं के बारे में, उन्हीं को जब नोबेल प्राइज़ मिला था, इनके बारे में और जानना हो तो बहुत बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल अब चैप्टर पे आते हैं। तो इनको जब नोबेल प्राइज़ मिला तो इनके बेटे लेने के लिए आए। तो देखिए सबसे पहले आंग सान सू की के बारे में आपके चैप्टर में क्या दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लैनेट। इस चैनल पर आपको क्लास 7 से क्लास 12 तक की इंग्लिश के हर एक चैप्टर का बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा और 11th 12th की हिंदी भी आपको मिल जाएगी। इसलिए अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बॉर्न ऑन 19 जून 1945, 19 जून 1945 को इनका जन्म हुआ था और 2 साल के बाद इनके पिता की हत्या कर दी गई थी 47 में। इन रंगून इज़ अ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। ये प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी, मतलब लोकतंत्र की बहुत भयंकर समर्थक थी। ये चाहती थी कि देश में लोकतंत्र रहे। लोकतंत्र का मतलब आम लोग वोट डालें, कोई भी राजा बन सकता है। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लोकतंत्र है, कोई भी मुखिया बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लोगों के हिसाब से देश चलना चाहिए, न कि सेना के हिसाब से या फिर किसी खास व्यक्ति के हिसाब से। तो ये एक प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी एंड लीडर ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD इन बर्मा में। शी वोन द रेफ्टो प्राइज़। इनको रेफ्टो प्राइज़ मिला था एंड द सखारोव प्राइज़। बहुत सारे प्राइज़ मिले थे। यहाँ पर मुख्य प्राइज़ों का नाम है
फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट की वजह से, स्वतंत्रता की विचार की वजह से इन 1990, एंड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। और अहिंसा के रास्ते पर जो आगे बढ़ते हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, अहिंसा के रास्ते पर, उनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। तो इनको 1991 में मिला था। ये महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। द एक्सेप्टेंस स्पीच, ये जो स्पीच है, एक्सेप्ट करते हुए जो स्पीच दिया गया है, ये गिवन हेयर, जो यहाँ पर दिया गया है आपके चैप्टर में, वॉज डिलीवर्ड, ये दिया गया था स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है के बदले में, किसके बदले में, ऑन्ग सान सूकी के बदले में, बाय हर सन, उनके बेटे के द्वारा, जिनका नाम था अलेक्जेंडर एरिस। ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड, इस अवार्ड के अवसर पर, इस सम्मान समारोह में, ऑफ द नोबेल पीस प्राइज़ के अवार्ड के अवसर पर, इन ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, वहाँ पर दिसंबर 10, 1991 में ये भाषण इनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा दिया गया था। अब ये क्या भाषण है, चलिए उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने बहुत ही सम्मान सूचक शब्दों के साथ अपने भाषण की शुरुआत की, क्योंकि ये जो सम्मान था, ये जो अवार्ड था नोबेल पीस प्राइज़, ये बहुत मायने रखता था इनके लिए, इनकी माँ के लिए, सिर्फ इनकी माँ के लिए नहीं, उस पूरे देश के लिए, क्योंकि इनको पहचान मिल रही थी पूरी दुनिया में और इनके दर्द को समझा जा रहा था। इस प्राइज़ की वजह से और इस ओकेज़न की वजह से बर्मा के लोगों का जो दुख था, उस दुख को सामने रखने का मौका मिल रहा था। इसलिए बहुत ही शालीनता के साथ ये अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। योर मैजेस्टीज़, योर एक्सेलेंसीज़, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं और पुरुष, और जो एक्सेलेंसीज़ हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो मैजेस्टीज़ हैं, जो चेयरमैन हैं, उन सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई स्टैंड बिफोर यू, बिफोर का मतलब होता है के सामने, आपके सामने मैं खड़ा हूँ, हेयर यहाँ, टुडे आज, टू एक्सेप्ट करने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर, मेरी माँ के बदले में, ऑन्ग सान सू की, जिनका नाम है ऑन्ग सान सू की, दिस ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइजेज़, सभी प्राइज़ों में से सबसे महान प्राइज़, द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, शांति के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिलता है, उस जो महान प्राइज़ है, उस प्राइज़ को लेने के लिए अपनी माँ आंग सान सू की के बदले में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। बिकॉज, क्योंकि सर्कमस्टांसेस हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, अभी हमारे देश के हालात ठीक नहीं हैं, उनको नज़रबंद करके रखा गया है। तो बिकॉज सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियाँ हैं, डू नॉट परमिट, वो परमिशन नहीं देती, अनुमति नहीं देती, माई मदर, मेरी माँ को, टू बी हेयर इन पर्सन, कि वो खुद यहाँ पर उपस्थित हो, इसके लिए अभी की परिस्थितियाँ अनुमति नहीं देती हैं, क्योंकि उस वक्त इनकी माँ को नज़रबंद करके रखा गया था वो सैन्य सरकार ने। आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं अपना सर्वोत्तम दूंगा, 100% कोशिश करूंगा मैं, टू कन्वे द सेंटिमेंट्स, कि मैं उस सेंटिमेंट्स को, उस भावनाओं को व्यक्त कर सकूं। आई बिलीव, मेरा भरोसा है, मुझे विश्वास है, शी वुड एक्सप्रेस, जो वो एक्सप्रेस करती, मेरी माँ जो भावना, जो सेंटिमेंट्स वो आप लोगों के बीच रखती, उनके, मेरी माँ के जो भाव और जो विचार आज के दिन जो निकलते, वो ही उसी सेंटिमेंट्स को मैं कन्वे करने का, आप लोगों के बीच रखने का मैं पूरा कोशिश करूँगा। आई विल डू माई बेस्ट, और मुझे भरोसा है, आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस, और मुझे ये लगता है कि यही सेंटिमेंट्स वो भी आप लोगों के सामने रखती। फर्स्टली, सबसे पहले, आई नो दैट, मुझे पता है कि शी वुड बिगिन, वो शुरू करती अपने भाषण को बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए कि शी एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज़, कि वो इस नोबेल प्राइज़ को एक्सेप्ट करती हैं, स्वीकार करती हैं, फॉर पीस, जो पीस के लिए दिया जाता है, तो ये नोबेल पीस प्राइज़ को वो एक्सेप्ट करती हैं, नॉट इन हर ओन नेम, सिर्फ अपने नाम पर नहीं, वो नोबेल
प्राइज वो अपने को समर्पित नहीं करती, बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा, बल्कि ये नोबेल प्राइज़ वो बर्मा के हर नागरिक को ये समर्पित करती, हर नागरिक के नाम पर वो उस नोबेल प्राइज़ को एक्सेप्ट करती। वो नोबेल प्राइज़ सिर्फ मेरी माँ का नहीं होता, वो सबका होता। शी वुड से, वो कहती, मेरी माँ अगर होती तो वो कहती, शी वुड से, वो कहती कि दैट दिस प्राइज़ बिलोंग्स नॉट टू हर, कि ये जो प्राइज़ है ये उनका प्राइज़ नहीं है, ये प्राइज़ उनको नहीं मिला है, बट टू ऑल दोज मैन, बल्कि उन सभी मर्दों, वोमेन, औरतों, एंड चिल्ड्रेन, बच्चों को मिला है, हु, जो, इवन एज आई स्पीक, जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ उस वक्त भी, अभी जो भाषण दे रहा हूँ मैं यानी कि आंग सान सू का बेटा, मैं जो भाषण दे रहा हूँ इस वक्त भी जो मर्द, जो औरतें, जो बच्चे हमारे देश की, बर्मा की, कंटिन्यू टू सेक्रीफाइस, जो कंटिन्यूअली लगातार सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, दियर वेल बीइंग, अपने चाहने वालों को, अपने लोगों को, अपनी खुशहाली का बलिदान जो दे रहे हैं, जो जेल की सज़ा भुगत रहे हैं। इवन एज आई स्पीक, जब मैं बोल रहा हूँ इस वक्त भी कई लोग सज़ा काट रहे हैं। दियर फ्रीडम, अपने आज़ादी का बलिदान, अपने आज़ादी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एंड दियर लाइफ्स, और अपनी ज़िंदगी का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। इन परस्यूट ऑफ अ डेमोक्रेटिक बर्मा, एक स्वतंत्र, एक लोकतांत्रिक बर्मा की स्थापना के लिए, इन परस्यूट ऑफ मतलब की खोज के लिए, के पीछे, किसके पीछे? एक लोकतांत्रिक बर्मा के पीछे जो लोग अपनी आज़ादी को, अपनी ज़िंदगी को, अपने वेल बीइंग, अपने कल्याण को, अपनी खुशहाली को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये प्राइज़ मेरी माँ उन लोगों को समर्पित करती। दियर्स इज़ द प्राइज़, ये प्राइज़ उन्हीं लोगों का है। एंड दियर्स विल बी द इवेंचुअल विक्ट्री, और उन्हीं लोगों की आखिरकार, उन्हीं लोगों की इवेंचुअल विक्ट्री होगी, अंतिम जीत उन्हीं लोगों की होगी। लास्ट में हारना पड़ेगा उन सैन्य अधिकारियों को। इन बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल, बर्मा के लंबे संघर्षों में उन्हीं लोगों की विक्ट्री होगी, उन्हीं लोगों की अंतिम जीत होगी। बर्मा के लॉन्ग स्ट्रगल में, लंबे संघर्ष में, किसके लिए? फॉर पीस, शांति के लिए जो बर्मा का संघर्ष है, फ्रीडम, आज़ादी के लिए जो बर्मा का संघर्ष है, और डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के लिए बर्मा का जो संघर्ष है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो बर्मा के लोगों का संघर्ष है, उसके लिए ये प्राइज़ उन लोगों को समर्पित है। ठीक है, हम लोग बहुत खुश नसीब है जो एक लोकतांत्रिक देश में पैदा लिए हैं। इतनी खुशी किसी और को नसीब नहीं होती। खुश मनाइए, नेताओं को ज़्यादा भाव मत दीजिएगा, अपने सर पर मत बिठाइएगा किसी भी नेता को, नहीं तो वो गुलाम बना लेगा फिर से। याद रखिएगा ये चीज़, आपका जो अधिकार है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहिए। किसी भी नेता को भगवान बनाने की आवश्यकता नहीं है, सर पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं नेताओं से तो बच के हम लोग लोकतांत्रिक देश बने। देख लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। और अपने देश की कहानी भी तो पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कितना मुश्किल हुआ है लोकतांत्रिक देश बनाने में। तो नेता को भगवान बना दीजिएगा तो फिर लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। सारी मीडिया सब कुछ उसी का गुणगान करने लगेगी, आपके दुख और तकलीफ़ों को ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो लोकतंत्र में तो सबसे जो महान है वो कौन है? जनता ही है, जनता ही सब कुछ है। लोकतांत्रिक देश किसके लिए? जनता का देश है, जनता के लिए, जनता के लिए देश है, जनता के द्वारा देश है। इसमें किसी नेता को महामहिम बनाने की आवश्यकता नहीं है, जनता ही भगवान है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पढ़ लीजिएगा दिनकर जी का जो लेख है, वो जनता ही राजा है। स्पीकिंग एज हर सन, उनके मेरी माँ के बेटे के रूप में बोलते हुए, हाउएवर, हालांकि, आई वुड ऐड दैट, मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आई पर्सनली बिलीव, मुझे पर्सनली ऐसा भरोसा है, मैं मानता हूँ कि दैट बाय हर ओन डेडिकेशन, कि उनका जो अपना जो डेडिकेशन है, जो समर्पण है,
समर्पण, जो पूरी तरीके से वो सब कुछ त्याग करके, अपना घर परिवार सब कुछ त्याग करके जो वो लगी हुई हैं इस चीज़ में, डेडिकेशन है मेरी माँ का। एंड पर्सनल सेक्रीफाइस, और उन्होंने जो पर्सनल सेक्रीफाइस किए हैं, जो व्यक्तिगत बलिदान दिए हैं, अपने बीवी, अपने पति, अपने बच्चों का बलिदान, मतलब उन सबसे दूर रहना। कौन नहीं चाहता है अपनों के बीच में रहना, उसी को छोड़ देना अपनी, मतलब अगर कोई अपने परिवार को ही छोड़ दे, इसका मतलब उसने अपनी दुनिया को छोड़ दिया है, सब कुछ, सारा सुख चैन छोड़ दिया है। तो मेरी माँ का जो डेडिकेशन है और जो उनका पर्सनल सेक्रीफाइस है, शी हैज़ कम टू बी अ वर्दी सिंबल, वो एक वर्दी सिंबल बन चुकी हैं मेरे हिसाब से, मतलब एक योग्य प्रतीक बन चुकी हैं। सिंबल, प्रतीक, किस चीज़ का प्रतीक? थ्रू जिसके द्वारा होम द प्लाइट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा में बी रिकॉग्नाइज्ड, जिसके द्वारा बर्मा के सभी लोगों, ऑल द पीपल ऑफ बर्मा, बर्मा के सभी लोगों के प्लाइट को, सभी लोगों के दर्द को, सभी लोगों की दुर्दशा को, प्लाइट मतलब दुर्दशा, संकट, उनके, बर्मा के सभी लोगों के संकट को मेरी माँ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। पूरी दुनिया मेरी माँ के सहारे, क्योंकि पूरी दुनिया में अब नोबेल पीस प्राइज़ मिल गया, तो पूरी दुनिया में पहचान मिल चुकी है ऑंग सान सू की को। तो अब इनके वजह से या इनके द्वारा बर्मा के लोगों की तकलीफ़ पूरी दुनिया देख पाएगी, पूरी दुनिया समझ पाएगी बर्मा के लोगों की दुर्दशा। तो उसके लिए मेरी माँ जो है वो एक वर्दी सिंबल, एक योग्य प्रतीक बनी है, क्योंकि वो इस लायक भी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत डेडिकेशन दिया है और बहुत ही पर्सनल सेक्रीफाइस किए हैं। तो वो लायक हैं इस बात के कि उनकी वजह से बर्मा के लोगों की तकलीफ़ को पूरी दुनिया जाने, रिकॉग्नाइज करे, उसको माने कि हाँ बर्मा के लोग तकलीफ़ में हैं, तो पूरी दुनिया उसकी आज़ादी के लिए, वहाँ के लोगों की भलाई के लिए आवाज़ उठाए। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट, और कोई भी इस दुनिया में, कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति उस प्लाइट को, उस दुर्दशा को अंडर एस्टिमेट न करे, उस दुर्दशा को कम ना आके, ये न समझे कि बर्मा के लोग कम संकट में है, बहुत भारी संकट में है। द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड ऑफ एंड टाउन्स, उन लोगों का दुर्दशा, उन लोगों की दुर्दशा जो लोग कंट्री साइड में हैं, गांव में हैं, जो लोग शहर में हैं, लिविंग इन पॉवर्टी, जो लोग गरीबी में जी रहे हैं, एंड डेस्टिट्यूशन, और जो लोग डेस्टिट्यूशन मतलब अभाव में जी रहे हैं, दरिद्रता में जी रहे हैं। दोज इन प्रिजन, जो लोग प्रिजन में जी रहे हैं, जेल में जी रहे हैं। बैटर्ड एंड टॉर्चर्ड, जिनको पीटा गया है, जिनको यातनाएं दी गई हैं। द प्लाइट ऑफ द यंग पीपल के दुर्दशा को। द होप ऑफ बर्मा, बर्मा की आशा को। डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल्स टू विच दे हैव फ्लेड, जंगलों में मलेरिया फैलने से मरने वाले लोगों को, जिसमें वे लोग बह चुके हैं। जैसे बाढ़ में लोग मरते हैं, उसी तरीके से मलेरिया फैलने से जो लोग मर रहे हैं। दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स बीटेन एंड डिसऑनर्ड, और वो बुद्धिस्ट मॉन्क की दुर्दशा, जिनको पीटा गया है और जिनकी अनादर की गई है। इन सारे लोगों की दुर्दशा को कोई भी अंडर एस्टिमेट न करे। उन्होंने बस देखिए कितने अच्छे से एक लाइन में अपने देश की दुर्दशा का वर्णन कर दिया है, किस तरीके से वहाँ के लोग, चाहे वो गांव में रहने वाले लोग हैं, चाहे शहर में रहने वाले लोग हैं, चाहे गरीबी में रहने वाले लोग हैं या दरिद्रता में रहने वाले लोग हैं, जो जेल में बंद हैं, उनको पीटा गया है, उनको टॉर्चर किया गया है। उन जवान लोगों के दर्द को, उन जवान लोगों की दुर्दशा को, बर्मा की जो लोग बर्मा की आशा हैं, उन लोगों को, वे लोग डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल्स, जंगलों में मलेरिया फैलने की तरह से बथेरे लोग मर रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, जिसमें वे लोग बह चुके हैं। और वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं, जो साधु हैं, उनको भी पीटा गया है और उनका भी अनादर किया गया है। इन सब दुर्दशा को कोई भी देश अंडर एस्टिमेट ना करे।
नॉर शुड वी फॉरगेट, और ना ही हम लोगों को ये भूलना चाहिए। वो उस मंच पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि नॉर शुड वी फॉरगेट, और ना ही हम लोगों को भूलना चाहिए द मैनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स बिसाइड्स माई मदर, मेरी माँ के अलावे बहुत ही सीनियर, बुजुर्ग और हाईली रिस्पेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा सम्मानित जो नेता हैं मेरी माँ के अलावे भी, हु आर ऑल इनकार्सिरेटेड, जिन सभी को इनकार्सिरेटेड कर दिया गया है, मतलब कैदी बना लिया गया है, बंदी बना लिया गया है उन सभी लोगों को। ये बात भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, किसी को नहीं भूलना चाहिए। इट इज़ ऑन दियर बिहाफ दैट आई थैंक यू। उन्हीं लोगों को, ये जितने भी लोग ऊपर में जो मैंने डिस्क्राइब किए हैं, वर्णन किए हैं, उन्हीं लोगों के बिहाफ पर, उन्हीं लोगों के बदले आई थैंक यू, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ फ्रॉम माई हार्ट, मेरे दिल से, दिल की गहराई से, फॉर दिस सुप्रीम ऑनर, ये जो सुप्रीम ऑनर मिला है, ये जो सर्वोच्च सम्मान मिला है, इसके लिए। द बर्मीज पीपल कैन टुडे, जो बर्मा के लोग हैं वो आज, कैन होल्ड दियर हेड्स, वो अपना सर ऊंचा कर सकते हैं, अ लिटिल हाइयर, और ज़्यादा ऊंचा नहीं कर सकते, थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं। इन द नॉलेज दैट, ये जानते हुए कि इन दिस फार डिस्टेंट लैंड, कि इस दूर की देश में, इस दूर की ज़मीन पर, दियर सफरिंग हैज़ बीन हर्ड, कि उनके तकलीफ़ों को सुना गया है, एंड हीडेड, और उनके तकलीफ़ों को, उनकी तकलीफ़ों पर ध्यान दिया गया है। हर्ड एंड हीडेड, उनकी तकलीफ़ों को इस दूर देश में, ओस्लो में सुना गया है और पूरी दुनिया के द्वारा ध्यान दिया गया है। इस वजह से, और इतना जो सुप्रीम ऑनर मिला है उन हम बर्मा के लोगों को, इस सम्मान के लिए वो लोग आज थोड़ा सा अपना सर ऊंचा कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप सभी को अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। विश्व के उस मंच पर खड़े होकर के आगे वो कहते हैं कि वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट, हमें ये भी अवश्य याद रखना चाहिए कि द लोनली स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन अ हेवीली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून इज पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल वर्ल्ड वाइड, कि वो जो देश, जो बर्मा, जो अकेला स्ट्रगल कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, और वो संघर्ष कहाँ पे कर रहा है, टेकिंग प्लेस इन अ हैवीली गार्डेड कंपाउंड, एक ऐसे कंपाउंड में जो बहुत ही हैवीली गार्डेड है, जो बहुत ही भयंकर रूप से कड़ा पहरा, जिस कंपाउंड के, जिस परिसर के चारों तरफ गार्ड्स जो हैं, जो सैनिक हैं, वो बंदूकें लेकर के खड़े हैं, लोगों को बंदी बनाकर यातनाएं दी जा रही हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग उस अकेले उस धरती पर, इन रंगून में, इज़ पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल, ये बहुत बड़े संघर्ष का बस एक छोटा सा हिस्सा है। वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं, उस बहुत बड़े बड़े संघर्षों का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें रंगून के किसी कंपाउंड में बहुत ही भारी भारी बंदूक लेकर के, हैवीली गार्डेड, कड़ा पहरा दिया गया है, और लोग उसमें संघर्ष कर रहे हैं। फॉर द एमेंसिपेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टायरानी एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन, और पूरी दुनिया में इस प्रकार के संघर्ष हुए हैं। किस लिए? फॉर द एमेंसिपेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट के इमेंसिपेशन के लिए, मानव के मुक्ति के लिए। जो ह्यूमन स्पिरिट है, जो मनुष्य की आत्मा है, उसके इमेंसिपेशन के लिए, मुक्ति के लिए। किस चीज़ से मुक्ति के लिए? फ्रॉम पॉलिटिकल टायरानी एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन। ये जो पॉलिटिकल टायरानी है, जो राजनीतिक अत्याचार है, जो राजनीतिक दमन है, और जो साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन है, मतलब मानसिक अधीनता है। साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन क्या होता है? इसमें लोगों को इतना डरा दिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है कि लोग ये समझ लेते हैं कि हम तो लाचार हैं भाई, हम क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। लोग आवाज़ उठाना बंद कर देते हैं, लोग विरोध करना बंद कर देते हैं। लोगों को इतना दबाया जाता है, इतना सताया जाता है, इतना उनको धमकाया जाता है, ताकि लोग सवाल करना ही बंद कर दें। उसी को कहा जाता है साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन। इसके खिलाफ
और पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो दमन किया जाता है, लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है, उसके खिलाफ इंसान की आज़ादी के लिए बहुत बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं इस दुनिया में। उस संघर्ष का एक छोटा सा पार्ट है रंगून में जो हमारे लोग झेल रहे हैं, वो द प्राइज़, जो प्राइज़ मिला है। आई फील श्योर, मुझे लगता है, मैं फील करता हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि पक्का इज़ ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज इंगेज्ड इन दिस स्ट्रगल, कि इस स्ट्रगल में, इस संघर्ष में जितने भी लोग इंगेज हैं उन सभी को सम्मानित करने के लिए, सम्मानित करने के इरादे से ये प्राइज़ दिया गया है। वेयर एवर दे मे बी, वे कहीं भी हो सकते हैं। इट इज़ नॉट विदाउट रीज़न, इसके पीछे कोई ऐसा कारण नहीं है कि दैट टुडेज इवेंट्स, कि आज का जो इवेंट है, आज का जो कार्यक्रम है इन ओस्लो में, फॉल ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ये जो कार्यक्रम है भगवान की इच्छा देखिए कि ये कार्यक्रम भी ह्यूमन राइट्स डे के दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। मानव रक्षा, मानव के अधिकार की रक्षा के लिए जो दिन होता है, उस दिन 10th दिसंबर ऑफ 1991 में ये उसी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये नोबेल पीस प्राइज़ देने का। कितना बड़ा ये मेल है, तो ये किसी कारण से नहीं हो सकता है। ये इस बात का गवाह है कि बर्मा के लोगों को भी राइट्स मिलेंगे, उनको भी स्वतंत्र होकर जो जीने का अधिकार है, पूरी दुनिया के लोगों का है। स्वतंत्रता से जीने का अधिकार लोग बचपन से पैदा होते ही लेकर के आते हैं। बाहरी लोग उसको गुलाम बना करके उस अधिकार से उसको वंचित कर देते हैं, जैसा कि अभी वंचित कर दिया गया है बर्मा के लोगों को। लेकिन ये ओकेज़न बता रहा है, ये नोबेल पीस प्राइज़ का ओकेज़न जो ह्यूमन राइट्स डे के दिन पड़ा है, सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन बर्मा के संघर्षशील लोगों को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है। ये बिना किसी कारण के नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि बर्मा के लोग भी आज़ाद होने वाले हैं। मिस्टर चेयरमैन, वो उस कार्यक्रम के चेयरमैन को कह रहे हैं, इनके बेटे, कि मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी, की पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, पूरे देश जो है दुनिया के, हैज़ अपलाउडेड, उन्होंने प्रशंसा की है, द चॉइस ऑफ योर्स कमिटी, आपके कमिटी का जो चॉइस है, आपकी कमिटी ने जो चुना है मेरी माँ को या फिर मेरे देश के लोगों को ये प्राइज़ देने के बारे में। जस्ट अ फ्यू डेज अगो, बस कुछ ही दिन पहले, द यूनाइटेड नेशंस पास्ड अ यूनैनिमस एंड हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन वेलकमिंग सेक्रेटरी जनरल Xavier praised de Cuellar's statement on the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention. ये कहते हैं चेयरमैन को कि आपके चॉइस को पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपलाउड किया है, प्रशंसा की है। बस कुछ दिन पहले तो यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने एक यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति, सभी की सम्मति से, सभी की सहमति से, एंड हिस्टोरिक रेजोल्यूशन, एक ऐतिहासिक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास किया है, पारित किया है। बस कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन ने एक सर्वसम्मति और हिस्टोरिक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया है। कौन सा प्रस्ताव? वेलकमिंग, जो स्वागत करती है सेक्रेटरी जनरल ज़ैवियर प्रीज डे कुलेर्स के स्टेटमेंट को। इसका उन्होंने स्वागत किया है। जो प्रस्ताव, जो स्टेटमेंट दिया है, किसने स्टेटमेंट दिया है? जो सेक्रेटरी जनरल हैं ज़ैवियर प्रीज डे कुलेर्स, उनके स्टेटमेंट को यूनाइटेड नेशंस ने उसको सराहना की है, उसको समर्थन दिया है। ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अवार्ड, जो इस अवार्ड के लिए सिग्निफिकेंट है, जो महत्वपूर्ण है, एंड एंडोर्सिंग हिज रिपीटेड अपील्स, और उन्होंने बार बार ये अपील की है, ये बार बार जो उन्होंने अपील की है, क्या अपील की है? फॉर माई मदर्स अर्ली रिलीज़, कि मेरी माँ को जल्द ही रिलीज़ कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए फ्रॉम डिटेंशन, उस नज़रबंदी से, जो उनको नज़रबंद करके रखा गया है,
उसको आज़ाद कर दिया जाए मेरी माँ को। इसके लिए जो जनरल सेक्रेटरी ने जो कहा है, इस बात का समर्थन यूनाइटेड नेशंस ने किया है। तो इस वजह से भी ये अवार्ड जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये अपने देश के लोगों और वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस या फिर पूरी दुनिया के आगे, पूरी दुनिया को ये बताने के लिए, बताते हुए कह रहे हैं कि लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशंस, कि हमारे फ्यूचर जनरेशंस को ये कहने का मौका न दें कोई भी, ना हम, ना हमारे देश के लोग, और ना पूरी दुनिया के जो भी देख रहे हैं इस भाषण को। लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशंस, हमारे भविष्य के जनरेशन को, हमारे भविष्य के जो लोग आने वाले हैं, हमारे बच्चे जो आने वाले हैं, हमारा भविष्य जो आने वाला है, उनको ये कहने का मौका न दें कि दैट इनडिफरेंस, जो इनडिफरेंस है, जो उदासीनता है, मतलब चुप रह करके सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, निष्क्रिय होकर के सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, इसको इनडिफरेंस कहा जाता है। सिनिसिज्म, सिनिसिज्म का मतलब होता है अविश्वास, मतलब यह मान लेना कि अब हर कोशिश करना व्यर्थ है। तो इनडिफरेंस मतलब चुप रहना, और सिनिसिज्म मतलब कोशिश करना ही छोड़ देना, और सेल्फिशनेस और स्वार्थ मतलब अपने अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं, उसको सेल्फिशनेस कहा जाता है। इन सारी चीज़ों ने मेड अस फेल, इन सारी चीज़ों ने हमें फेल कर दिया, हमें रोक दिया। किस किस चीज़ों ने? इंडिफरेंस, सिनिसिज्म और सेल्फिशनेस ने हम लोगों को फेल कर दिया, रोक दिया। क्या करने से? टू लिव अप टू द आइडियल्स ऑफ ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिज्म का जो आइडियल्स है, मानवतावाद का जो आदर्श है। क्या सब है मानवतावाद का आदर्श? मतलब एक मनुष्य होने के लिए क्या सब जरूरी है? करुणा, आपके अंदर में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, समानता, समानता से जीना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, और गरिमा, इज्जत होनी चाहिए। ये चार चीज़ों के साथ ही इंसान को जीना चाहिए। इसी को आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। तो आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म के साथ जीने में हम लोग फेल हो गए, हम लोग नहीं जी पाए। किन वजहों से? इंडिफरेंस, सिनिसिज्म और सेल्फिशनेस की वजह से। विच द नोबेल पीस प्राइज इनकैप्सुलेट्स, जिसको ये जो नोबेल पीस प्राइज है वो संक्षेप में व्यक्त करता है। ये नोबेल पीस प्राइज उसी को मिलता है जो मानवतावाद के आदर्श पर जीता है, जो इंडिफरेंस नहीं सहता, जो निष्क्रिय नहीं रहता, जो चुप नहीं बैठता, जो सिनिसिज्म नहीं करता, मतलब ये नहीं समझता कि हर कोशिश व्यर्थ है, वो कोशिश करता है, चाहे कितना भी दमन हो, कितना भी अत्याचार हो। वो सेल्फिशनेस उसके अंदर नहीं रहती, उसके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं रहती। सिर्फ हम बच जाएं और लोग मारे जाएं, हम खुश रहें, हमको बड़ा पद मिल जाए और बाकी दुनिया जाए भाड़ में, पूरा देश के लोग चले जाएं भाड़ में, हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे। इस प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार की भावना से हम न जिएं जो नोबेल पीस प्राइज़ हमें बताता है। तो ये कहने का मौका हम अपने फ्यूचर जनरेशन को नहीं देंगे कि बर्मा के लोगों ने इंडिफरेंस, सिनिसिज्म और सेल्फिशनेस में जिया है, या फिर दुनिया ने भी इंडिफरेंस, सिनिसिज्म और सेल्फिशनेस, मतलब पूरी दुनिया को भी बता रहे हैं कि हम लोग तो इंडिफरेंस नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय हैं और लड़ रहे हैं। सिनिसिज्म मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने हार नहीं मानी है, लेकिन आप लोगों के अंदर में भी सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। आप लोग भी ये मत समझिए कि आप लोग खुश हैं तो मुझे बर्मा के लोगों से मतलब नहीं है, आप लोगों को भी हमारे साथ लड़ना होगा। लेट द स्ट्राइविंग्स ऑफ अस ऑल, मतलब हम सभी की कोशिश, चलो हम सभी की कोशिश से हम लोग प्रूव कर दें। किसको प्रूव कर दें? साबित कर दें। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ये बात साबित कर दें टू हैव बीन करेक्ट, कि वे सही थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्यों सही थे? व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, क्या कहा था? कि ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड, कि जो मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है, वो बहुत ही लंबे समय तक मानवता बहुत दुखद रूप से ट्रेजिकली
बाउंड नहीं रहेगा, बंधा हुआ नहीं रहेगा। कहां पर बंधा हुआ नहीं रहेगा? टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर। रेसिज्म मतलब नस्लवाद और युद्ध के स्टारलेस मिडनाइट मतलब घनी अंधेरी रात, ऐसी रात जिसमें बिल्कुल भी स्टार नहीं है, तारे नहीं हैं, वैसी रात मतलब पूरी तरीके से निराशा वाली रात, जिसमें लोगों के बीच बिल्कुल भी आशा नहीं है। लोग निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं कि अब आज़ादी की किरण नहीं मिलेगी, अब सुख चैन से नहीं जी पाएंगे। तो उस प्रकार का जो ट्रेजिकली बाउंड है, उस प्रकार का जो बंधन है, उस बंधन में मानवता ज़्यादा समय तक बंधी नहीं रह सकती। वो लड़ेगी और उस बंधन को तोड़ देगी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। तो चलो समय आ चुका है कि हम लोग कोशिश करें और उनकी बात को सच करके दिखा दें। लेट द एफर्ट्स ऑफ अस ऑल, चलो हमारे जो प्रयास हैं, हम सभी के जो प्रयास हैं, उस प्रयास के द्वारा क्या करें? प्रूव दैट, ये साबित कर दें, ही वॉज नॉट अ मियर ड्रीमर, कि वो एक मियर ड्रीमर नहीं थे, वो केवल एक सपने देखने वाले पुरुष नहीं थे, स्वप्न दृष्टा नहीं थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर या फिर महात्मा गांधी। वो एक मात्र सपने देखने वाले नहीं थे। व्हेन ही स्पोक ऑफ द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, जब उन्होंने जो सच्चा भाईचारा है, जेन्युइन ब्रदरहुड है, उसकी सुंदरता के बारे में जब उन्होंने कहा था, एंड पीस, और जो शांति है उसके बारे में जब उन्होंने कहा था, बीइंग मोर प्रेसियस, कि ये जो सच्चा भाईचारा है, जो जेन्युइन ब्रदरहुड है, और जो शांति है, शांति, हो हल्ला नहीं, युद्ध नहीं, शांति, शांति और सच्चा भाईचारा मतलब एक दूसरे के साथ मिल करके रहना, किसी भी जाति, किसी भी नस्ल, किसी भी धर्म के लोगों के साथ मिलजुल करके रहना, सच्चे भाईचारे के साथ रहना, वो जो ये जो चीज़ें हैं वो क्या है? मोर प्रेसियस दैन डायमंड्स और सिल्वर और गोल्ड। ये सारी चीज़ें हीरे, चांदी या सोने से भी ज़्यादा कीमती हैं, सच्चा भाईचारा और शांति। क्योंकि सोना चांदी आपको सुख चैन नहीं दे सकता, आपको आज़ादी से जीने का मौका नहीं दे सकता, लेकिन सच्चे भाईचारे और शांति से ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है धरती पर ही। लेट अ न्यू एज डाउन, चलो एक नए युग की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच। ये कहते हुए उन्होंने अपने भाषण की समाप्ति की। ये बहुत बड़ा भाषण है, उसका ही छोटा सा अंश था, बीच बीच में से जो मेन पॉइंट है वो इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो कैसा लगा आपको ये एक्सेप्टेंस स्पीच? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और जाइए प्लेलिस्ट में बहुत सारे चैप्टर्स का वीडियो आप लोगों को बना हुआ है, क्लास 12 तक हिंदी इंग्लिश का वीडियो बना हुआ है, जाइए देखिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।